हेलो, गुड इवनिंग। आज आयोजित राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 जो कि कक्षा 8 के छात्र छात्राओं ने दिया था, तो उसका मैथ, साइंस और सोशल साइंस वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी, ऊर्जा कहलाती है, तो इसका उत्तर 2 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिशील वस्तु है? तो साफ साफ दिख रहा है इसमें एक सिर्फ चिड़िया है जो कि चल सकती है, बाकी सब रुकी हुई चीज़ें। एक आदमी जो कि आर त्रिज्या के वृत्त, आर रेडियस वाले सर्कल पे सेमी सर्कुलर आधे वृत्त तक पहुंच जाता है, तो उसका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो उसने एक सर्कल का आधा अगर पार्ट कवर कर लिया है तो उस जस्ट सामने वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो वहाँ तक का विस्थापन क्या होगा? डायमीटर के बराबर, मतलब कि 2r। इसका आंसर हो गया 2r। अगला प्रश्न कह रहा है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? ऊर्जा आ गया ना, तो ऊर्जा की यूनिट तो हमेशा क्या होगी? जूल। वर्क डन, एनर्जी, इन सब की यूनिट क्या होती है? जूल। अगला प्रश्न कह रहा है किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है? तो हमेशा याद रखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या बराबर होगा, उससे कम नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। कंपन करने वाली वस्तु में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगा हुआ तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और वहीं एक सेकंड में कितने कंपन हो जाते हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसका उत्तर तो यहाँ टाइम पीरियड होगा कि एक कंपन में लगने वाला समय कितना हो गया? टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तड़ित चालक किससे बनता है? लाइटनिंग कंडक्टर। कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो गुड कंडक्टर होना चाहिए। ग्लास, रबर, स्टील ये बैड कंडक्टर है, इसका आंसर होगा कॉपर, तांबा। इनमें से कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बुक है जो कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बाकी सन, स्टार, एलईडी सब लाइट एमिट करते हैं। किसी समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में, एंगल आई और एंगल आर के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो अगर समतल दर्पण है जिस पर कोई लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल 90 डिग्री पे जा रही है, तो एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होंगे, और दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। निम्नलिखित में से पारदर्शी वस्तु कौन सी है? पारदर्शी, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो क्लीन ग्लास, एक साफ सुथरा ग्लास जिसमें से हम आर पार देखा जा सकता है। मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में इसमें एग्जैक्ट दे रखा है। व्हाट इज़ द मिडल कलर इन द रेनबो? इंद्रधनुष के रंगों में बीच वाला कलर। तो इंद्रधनुष के कलर क्या होते हैं? विवग्योर में हम लगाते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो बीच वाला कलर क्या हो गया? ग्रीन। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? आदमी को दूर का नहीं दिखता। आदमी को दूर का नहीं दिखता तो उसमें क्या होता है? जो हमारी इमेज बनती है वो रेटिना के सामने बनती है। किसी कारण से हमारा रेटिना, जो हमारा जो आई वॉल होता है, वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के सामने बन जाती है। इनमें से कौन सी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सी है? सिर्फ सोलर एनर्जी है, बाकी वुड, डीजल, पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल। इनमें से कौन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल बदलता है। क्रोमियम ऑक्साइड को अगर हम कांच में मिलाएंगे तो कौन सा मिलर बनेगा? तो याद रखना है क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम जो है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कराएगा, तो उसका आंसर हो गया ग्रीन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इसको लगाना है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होती है? सॉलिड के पार्टिकल्स में, फिर लिक्विड और फिर गैस, सेकंड ऑप्शन। एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल मतलब प्रत्यावर्तित परिवर्तन, इसको हम बदल सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, पिघलने के बाद वापस उसको जमाया जा सकता है। ओर इज गैलिना। किसका ओर गैलिना है? किसका अयस्क है? लेड का। जैसे एल्यूमिनियम का बॉक्साइड होता है, इस तरीके से लेड का क्या होता है? गैलिना। टेम्परेचर ऑफ लोअर, अगर हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर है, प्रयोगशाला थर्मामीटर है, तो उसका न्यूनतम तापमान कितना होता है? न्यूनतम तापमान होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैटर की सबसे छोटी इकाई, एटम, सबसे जो परमाणु होता है सबसे छोटी इकाई है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान क्या होगा? 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का। ऑयली मतलब ये भेड़ के रेसों वाला है। चिकनाई, धूल, गर्त निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? इसको हम स्काउरिंग कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अभिमार्जन कहते हैं, तो इसका उत्तर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है HCl और NaOH का रिएक्शन। अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण बनता है, तो HCl और NaOH से मिलकर क्या बनेगा? NaCl बनेगा। पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से क्या बनता है?
इन तीनों के मिश्रण से हमारा बनता है हार्ड ग्लास। पोटेशियम कार्बोनेट क्या हो गया, K2CO3। चूना पत्थर क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका SI। इन सब के मिश्रण से हमारा क्या बनेगा, हार्ड ग्लास बनेगा। वाटर सॉल्यूबल विटामिन, तो हमें ऐसे याद रखना है A, D, E के जो होते हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं, और बचे हुए B और C ये हमारे वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे AD तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है हमारा B, विटामिन B जो है हमारा वाटर सॉल्यूबल है। हरे पौधों द्वारा बनाए जाने वाले भोजन की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, तो सलाइवा में हमारा क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, वो तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो टाइलिन होगा। एक्सक्रीटरी मटेरियल इन बर्ड्स, चिड़ियों के अंदर से निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाता है, तो चिड़ियों के अंदर से निकलने वाला जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। अगला है अपुष्पी पौधा, इनमें से अपुष्पी पौधा कौन सा है, तो मैंगो के भी पुष्प होते हैं, लिली का भी होता है, रोज़ का भी होता है। फर्न जो है वो एक अपुष्पी पौधा है जिसके अंदर पुष्प नहीं निकलते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर इनमें से कौन सा है, तो पपाया जो होता है, पपीता जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जंतु कौन सा है, तो फिश साफ साफ पता है, इसमें मछली जो होती है बहुकोशिकीय होती है। अगला, पौधों में ओवेरी क्या बन जाता है, ओवेरी फल में तब्दील हो जाती है, ओव्यूल जो होता है वो सीड्स में बदल जाता है, तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 फ्रूट्स। इनमें से यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो केंचुआ साफ साफ दिख रहा है, बाकी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव हैं। केंचुआ जो है वो बहुकोशिकीय जीव है। अब हम आते हैं सोशल साइंस के क्वेश्चनों पे। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। किस राजा ने कैलाश टेम्पल ऑफ अलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, कृष्णा फर्स्ट ने करवाया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा किससे हारे थे, हु डिफीटेड, किसने मराठा उसको हराया था, तो तीसरा युद्ध था तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था। अगला प्रश्न कह रहा है, शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री परिषद में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो जो शिवाजी के समय पे अष्ट प्रधानमंत्री परिषद था उसमें जो पेशवा होते थे जिनको हम प्राइम मिनिस्टर कहते थे, पेशवा मंत्री परिषद का हाईएस्ट पोजीशन हुआ करती थी। अगला प्रश्न कह रहा है, धम्म महापंत्र का नियुक्त किसके शासन काल में हुआ था, धन महामात्री अशोक के काल में हुआ था धम्मा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में, इसका उत्तर हो गया सासाराम। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में लड़ाई कहाँ पे हुई थी, तो वो चंदावर में हुई थी, चंदावर की युद्ध प्रसिद्ध युद्ध है मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं, लोथल है गुजरात में जहाँ पे बंदरगाह के बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं अभी भी। अगला प्रश्न कह रहा है, कोलंबस किस देश का निवासी था, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा एक भी इसका उत्तर है। कोलंबस इनमें से किसी भी देश का निवासी नहीं था, कोलंबस था इटली का, जो कि इसमें उत्तर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, बहुत ही सरल है, स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। इस अगला प्रश्न और भी सिंपल है, सत्याग्रह मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरुआत करी थी सत्याग्रह आंदोलन की। अगला प्रश्न है, तहकीक हिंद किसने लिखा था, तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखा था। इनमें से दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश कौन सा था, तो लास्ट वंश था दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश, लोधी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था। तुजुर्क बाबरी जो बाबर ने लिखा था कौन सी भाषा में लिखा था, वो तुर्की भाषा में लिखा था। हर्षवर्धन हर 5वें साल दान समारोह का आयोजन करता था, वो प्रयागराज में दान समारोह का आयोजन करता था, इसका उत्तर होगा प्रयागराज। कौन सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो जो सबसे पहले वो बनते हैं सेल, फॉसिल रॉक बनते हैं जो कि लावा के पिघलने के बाद जमने से बनते हैं, उनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक या फिर आग्नेय रॉक। तो आग्नेय रॉक के अंदर कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है।
इनमें से कौन सी राबी की फसल है? तो रबी की फसल इनमें से सिर्फ चना है, बाकी वाटरमेलन, कॉर्न, सॉर्गम ये नहीं है। इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है? तो वो है आपका भूतापीय, जियोथर्मल, जो कि हम परंपरागत तौर पे नहीं यूज़ करते, पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। कालीन उद्योग कहाँ पर है? कालीन उद्योग भदोही में स्थित है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पे जब उत्तर प्रदेश से ये चालू हुआ था, उसमें भदोही से कालीन उद्योग आया था। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, इसे क्या कहते थे? देयर वाज ओनली वन फ्यूज लैंड मास। सबसे पहले पेंगिया नाम का एक भूखंड था, जो कि बाद में टूटा, जिसमें से गोंडवाना लैंड बना, फिर आगे जाके टूट के फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट बने, जो कि आज के हमारे आसपास 7 कॉन्टिनेंट हैं आज की डेट में। पंथलासा एक बड़ा सा समुद्र हुआ करता था, पेंगिया एक बड़ा सा ज़मीनी पार्ट हुआ करता था। इनमें से कौन सा ठंडी धारा नहीं है? तो बेंगुला, लैब्राडोर, पेरू, ये तीनों ही ठंडी धारा है। ब्राज़ील की जो धारा है वो ठंडी धारा नहीं है, वो गर्म धारा है। अगला है नरोरा पावर प्लांट कहाँ पर है? तो नरोरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी के किनारे, अनूप शहर, बुलंदशहर के अंदर आता है ये नरोरा। तो इसका उत्तर हो गया उत्तर प्रदेश। फोल्डेड माउंटेन या बलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण तो हमारे ही देश में है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो फोल्डेड माउंटेन की श्रृंखला है। इनको सबसे यंग माउंटेन भी कहते हैं। अगला पूछ रहा है, भारत में मानसून की उत्पत्ति कौन सी पवन की वजह से होती है? साउथ वेस्ट विंड, दक्षिण पश्चिम पवन धारा की पवन के बाद मानसून की हवाएं आती हैं। गंगा यमुना कहाँ पे मिलती हैं? प्रयागराज में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था हमारे यहाँ। इनमें से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति इसका भाग नहीं है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार हैं हमारे पास 6। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा भंग होती ही नहीं है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो ना ही राष्ट्रपति, ना ही मंत्रिपरिषद, ना ही प्रधानमंत्री, किसी के द्वारा राज्यसभा का भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन करता है? जिसका करते हैं उपराष्ट्रपति। भारत संविधान में अंतर्गत निम्न से किसे मूल का अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? मूल अधिकार कौन संरक्षक है? हमारा जुडिशरी सिस्टम। लोकतंत्र का चौथा आधार किसको माना जाता है? मीडिया को। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी। अगला प्रश्न कह रहा है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। लोकसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? 80। अगला प्रश्न है, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब साइंस और सोशल साइंस का भाग खत्म हो गया, अब हम गणित के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो गणित का पहला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई के 2/3 है, मतलब उसकी विड्थ जो है वो लेंथ के 2/3 है। तो विड्थ और लेंथ का क्या रेशियो होगा? तो यहीं से हम निकाल सकते हैं, एल को नीचे भेज देंगे तो 2:3, 2:3। अगला प्रश्न है, अभिषेक के पास 7 रुपये 45 पैसे थे, अगर उसने 5 रुपये 30 पैसे की टॉफ़ी खरीद ली तो उस पर कितने पैसे बचे? तो 7 रुपये 45 पैसे में से 5 रुपये 30 पैसे घटा देंगे तो उत्तर आएगा 2 रुपये 15 पैसे। अगला प्रश्न है कि 2x² + x - a + 1 में ये बराबर 5 के है, यदि उसमें हम x के जगह 0 रख देंगे तो 2x 0 हो जाएगा, -x भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा -a + 1 बराबर 5। 1 उधर जाएगा तो -a बराबर 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी -4। अगला प्रश्न है, यदि दो राशियाँ x और y एक दूसरे की प्रतिलोम समानुपातिक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो x और y आपस में गुणा हो जाएंगे, तो x y का मान जो होगा वो कांस्टेंट या अचर हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 4। वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो एक चक्कर लपेटने में कितना टेप लगेगा? तो उसका सर्कमफ्रेंस निकाल देते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 × 3.14 × 10, इसका उत्तर हो जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। 6.28 × 10 करेंगे तो 62.8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है, 15% वार्षिक दर से 10,000 रुपये उधार लिया जाता है, 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज बनेगा? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T/100, 15/100 × 10,000 × 3, तो ये आएगा 4500। इसका उत्तर हो जाएगा 4500।
6, 8, 5, 9 का क्यूब रूट कितना होगा? तो देखो 7 के क्यूब में और 1 के क्यूब में तो 9 आ ही नहीं सकता आखिरी में, तो बस एक 19 था जिसका क्यूब में 6, 8, 5, 9 आ सकता है। यदि 3, 4, 7 स्टार 4, 8 संख्या 11 से विभाजित हो जाती है, तो 11 की विभाज्यता क्या होती है कि एक एक संख्या छोड़ के संख्याओं को जोड़ लो, बची हुई संख्याओं को जोड़ो, अगर उनका अंतर 0 या 11 या 22 आता है तो वो संख्या होती है। तो यहाँ पे 2 अंतर आ रहा था इनके बीच में। एक संभावित त्रिभुज की 2 संख्या भुजाएं समान है, 2x + 3 और 4x - 1 सेंटीमीटर। तो इनको हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमसे इसका परिमाप पूछा है, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। तो पहली भुजा हो जाएगी 2x + 3, 2 दूनी 4 + 3 7 सेंटीमीटर की। दूसरी भुजा भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की, और तीसरी भुजा हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की। तीनों को जोड़ेंगे, 7 और 7 14 और 4 18 सेंटीमीटर। 2:3:5 का प्रतिशत का रूप है। 2, 3, 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2/10 × 100 करेंगे तो 20%, पहले का दूसरे का 30, तीसरे का 50। यदि किसी संख्या के 3/4 में 2/3 जोड़ा जाए तो 15 प्राप्त होता है। मतलब 2/3 + 3/4 3/4x = 15। तो 2/3 को उधर भेज देते हैं। 15 - 2/3 एलसीएम ले लेंगे। 3/4x = 45 - 2/3 बराबर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 43 × 4/9, तो 19 सही 1/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 से। अब ये देखो, सबसे पहले 1 भाग 1 है, 1 हो गया। फिर 1 का भाग 1 से, ये भी 1 हो गया। फिर 1 + 1 है, तो ये कितना हो गया 2। अब 1 भाग है 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब 1 + 1/2, तो ये कितना हो गया 3/2। सबसे लास्ट में 1 का भाग है 3/2 से, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 2/3। 2 संख्याओं जिसका मासा दे रखा है, लासा दे रखा है, और एक संख्या 124 है। तो सूत्र होता है मासा गुणा लासा = दोनों संख्याओं का गुणा। तो 4 × 496 बराबर 124 × x। तो 124 को इधर भाग दे देंगे, तो 124 496 को 4 बार काट देगा, 4 चौक 16। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। अगले प्रश्न में कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगन है जिसके सारे एंगल 45 डिग्री के हैं। तो टोटल सम होता है 360। तो 45 × n करेंगे 360 के बराबर, तो n की वैल्यू हो जाएगी 360 से भाग देंगे तो 8। अगला प्रश्न कह रहा है चतुर्भुज ABCD में कोटिपूरक योग का संपूरक कोण। तो चारों एंगलों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। 100 + 112 + 67 बराबर प्लस b बराबर 360। तो b कितना हो जाएगा 360 में से हम इन तीनों को जोड़ के कितना हो गया ये 100 200 279। 360 में से 279 माइनस कर देंगे तो 60 और 21, तो ये बचेगा 81। 176वां क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में देखो तो जो AC आर्क है, उस AC आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है AOC, और उसी से B पॉइंट पे एंगल बन रहा है। तो एक नियम होता है कि किसी आर्क से बनाया गया सेंटर पे एंगल उसके द्वारा बनाए गए सर्किल के एंगल का दुगना होता है। तो अगर वो 100 है तो ये 200 हो गया। कुल एंगल 360 का होता है, तो ये बचा हुआ 160 हो गया। कौन सा शून्य के बराबर नहीं होगा? तो इसमें पहला है 0 + 10 शून्य के बराबर नहीं होगा। 3 सही 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये 10/3 हो गया। 10/3 का उल्टा करेंगे तो 3/10 0.3। इन आंकड़ों का मीडियन ढूंढना है, मध्य का ढूंढना है। तो मीडियन ढूंढने के लिए पहले हमें डाटा को अरेंज करना पड़ता है बढ़ते हुए क्रम में। तो 12 12 13 13 14 14 14 16 और 19, कुल मिला के ये कितने हैं? कुल मिला के ये 9 है। तो इसका बीच वाली संख्या क्या होगी? 5वीं होगी। 4 हटा दो इधर से, 4 उधर से, 14 आंसर हो गया। लास्ट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7/9। तो मैथ साइंस सोशल साइंस वाला भाग हो गया है। बचा हुआ भाग अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।